बता दूंगा। देखिए स्टेटिस्टिक्स जो थी बेसिकली क्या हुई, ये बना है स्टेट से, जो हमारा वर्ड है। अब बोर्ड सर नहीं दिख रहा। ग्रीक लेटर है स्टेटम, जिससे बना है। और ये स्टेटम होता है, इसका मतलब होता है स्टेट। स्टेटम के जो मीनिंग होते हैं, इसकी मीनिंग होती है स्टेट। बेसिकली निकली ये राजा महाराजाओं के यहाँ से है। ये जो साइंस है बेसिकली एक तरह की साइंस है। शुरू में तो इस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। शुरू में तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जो किंग्स थे, उनके स्टेट में धीरे धीरे उनको जब जरूरत पड़ी रिसोर्सेज की, तो उन्होंने काउंटिंग शुरू की कि भाई कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, और कितने लोग रहते हैं, कितना अनाज होता है। धीरे धीरे वहां से ये सब चीजें, आज इतना ज्यादा ये स्टेटिस्टिक्स हमारे हर तरफ, यानी हमारी हर हर सब्जेक्ट में स्टेटिस्टिक्स है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें स्टेटिस्टिक्स ना इन्वॉल्व हो। और इसका नया रूप आ गया है डाटा साइंस। तो डाटा साइंस में भी स्टेटिस्टिक्स एक पार्ट है उसका। बाकी डाटा साइंस में और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हाँ बेस कहीं ना कहीं स्टेटिस्टिक्स है उसका। और बहुत सारे चीजों को स्टेटिस्टिक्स जो है वो फोरकास्ट भी कर देती है ना। जैसे अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, आपको पता है। और आप रोज देखिए सी वोटर की और इसकी दुनिया भर की एजेंसियां हैं, जो अपनी अपनी सब स्टेटिस्टिक्स लगा के पूरा बताती हैं, इतने परसेंट वोट इस पार्टी को मिल सकते हैं, इतने इस पार्टी को मिल सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, उन्होंने कहीं ना, इसके पीछे होता क्या है, इस तरह के जो सर्वेज होते हैं उनके पीछे सैंपलिंग होती है। सैंपलिंग भी स्टेटिस्टिक्स का एक पार्ट है। तो आप देखिए, आप लोगों ने बचपन में या जब आप छोटे थे, जब थोड़ा समझदार हुए क्लास 5th और 6th में, तो आप लोग क्या करते थे, रिपोर्ट कार्ड में अपने परसेंटेज देखते थे। क्या करते थे, परसेंटेज देखते थे। और उसके लिए आप लोग क्या करते थे, जितने मार्क्स होते थे अपने और अपने फ्रेंड्स के, अपना लिख लेते थे एक साइड, अपने फ्रेंड्स का एक साइड लिख लेते थे। और उसके बाद 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 6 सब्जेक्ट है तो 6 से डिवाइड कर दिया, 8 सब्जेक्ट है तो 8 से डिवाइड कर दिया। ये सब काम आप लोग करते रहते थे। कहीं ना कहीं डायरेक्टली स्टेटिस्टिक्स आप लोग भी लगाते थे। स्कूल में भी स्टेटिस्टिक्स चलती थी, अभी भी चलती है। जब एनुअल रिजल्ट निकलता है तो उसमें सब कुछ दिया जाता है परसेंटेज वाइज, है ना। 95% से अब इतने, 90% से अब इतने हैं, है ना। 70 to 80% के बीच में ये सब सब कुछ स्टेटिस्टिक्स है। और आपके यहाँ आपके कोर्स में इस बार जो चीजें आपको बताई जानी है, उसमें इसके मेथड्स हैं। जैसे पहला आपको देखना है सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है ना। सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको 9th में भी एक बार बताया था कि डाटा कहाँ सेंट्रलाइज हो, जो आपको डाटा लिखे हुए हैं, जो भी गिवन डाटा है, वो किस तरफ सेंट्रलाइज हो रहे हैं, या कोई एक रिप्रेजेंट। जैसे मैं आपके सामने 5 क्रिकेटर्स का स्कोर लिखूं, जैसे क्रिकेट मैच हुआ, उसमें किसी ने 60 बनाया, किसी ने 50 बनाया, किसी ने 30 बना दिया, और किसी प्लेयर ने 80 बना दिया, और किसी ने बनाया 65, है ना। तो वो कौन सा रन है, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू भी हम इसको कह सकते हैं, है ना। रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता हो कि हाँ भाई इस टीम के जो प्लेयर थे, इन्होंने लगभग ये नंबर इसके आसपास सबने स्कोर किया। तो मैं एक झटके में अगर इसको देखूं और ये लिख दूं कि साहब इसका जो रिप्रेजेंटेटिव स्कोर है वो 60, है ना, ये इसका रिप्रेजेंटेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि सारे डाटा कहाँ सेंट्रलाइज हो। देखिए सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग खूब कहते हैं, है ना। कहाँ सेंट्रलाइज हो रहे हैं, ये जो है सेंट्रलाइज हो रहे हैं 60 के तरफ। अच्छा, अब इसको चेक कैसे करेंगे। तो इसका सबसे क्रूड मेथड, सबसे सिंपल मेथड जो था सेंट्रल टेंडेंसी का, पहला वाला था, वो था मीन। और वास्तव में ये बड़ा जोरदार मेथड है। मीन, मीन इसलिए जोरदार है क्योंकि ये सारे डाटा को इंक्लूड करता है। आगे आपने पढ़ा होगा मीडियन, पढ़ा होगा ना 7th क्लास में भी, थोड़ा सा आपको मीडियन बताया गया होगा, या 8th में मीडियन होगा। 9th क्लास में भी मीडियन पढ़ाई गई है ना, अनग्रुप डाटा की, जहाँ पे ग्रुपिंग नहीं थी। तो अभी हम चेक कर लेते हैं इनको आपके सामने लेके। जैसे मैंने लिखा 60, 50, 30, 80 और 65, जरा ऐड कर डालिए तो यू गेट 5 here, and 11, 3, 14, 22 and 6, 285।
Now if you divide 285 by 5, what you get? You get 5 5 जा 25, है ना, 35 एंड 5 7 जा 35। अब देखिए कितना सही मैंने एस्टिमेट करके सेंट्रलाइज हो रहे हैं, लगभग 60 के आसपास सेंट्रलाइज डाटा, जो बाकी डाटा भाई देखो 60 तो 60 की ओर सेंट्रलाइज हो ही रहा है, 50 में यहाँ सेंट्रलाइज हो रहा है, 30 डेट्स में लिखने में तो नहीं लग रहा है कि 50 के, सर क्लियर लेकिन नहीं है। मजबूरी है क्या करें क्योंकि बाकी लोग उसी की तरफ है ना, 80 है और ऐसे ही 65। ये बात समझ में आई आपको कि आखिर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, क्या मीनिंग है इसका, क्यों पढ़ते हैं हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी, और जब हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो आखिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू मीन मीडियन या मोड के फॉर्म में निकल के आती है वो क्या बताती है। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो हेलो। यस सर, मेरी ब्लर आवाज दिख रहा है। सुनाई नहीं दे रही है, कुछ दिख नहीं, हाँ मुझे लग रहा है, मैं यहाँ से महसूस कर ले रहा हूँ, सर आपकी शायद वॉइस इतना भी नहीं बकना आ रही बेकार थी। था। हाँ, मैं इतना बोलता चला गया है, चलो बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक हो जाना। क्या बताओ यार, सर हो गया क्लियर। बता देता है, देख लेता हूँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट रुको। अभी ठीक है बच्चों, हेलो यस हेलो, सर। यस सर। अब ठीक है, यस बोलो सर। भाई। मैंने वाईफाई चेक किया, वाईफाई चालू हो गया मुझे लग रहा है, तो मैंने कहा वाईफाई से कनेक्ट करूं, अभी ठीक है, मैं बोल दूं फिर से सारा, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ देखो सुनो, मैं ये कह रहा था, हम लोग इसकी बात कर रहे थे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये लिखा तो खूब रहता है किताबों में, है ना, जम के लिखा रहेगा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड आता है, जल्दी ये बताया नहीं जाता कि आखिर है क्या सेंट्रल टेंडेंसी, क्या है ना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब, ये टेंडेंसी क्या होती है, किसी चीज की टेंडेंसी, जैसे आग की टेंडेंसी क्या है, जला देना, है ना, फायर है अगर तो उसकी टेंडेंसी क्या है, फायर कहीं भी रखिए, फायर को पता नहीं वो आग लगा देगी, जहां भी आप रखेंगे आग जल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब कि डेटा का सेंट्रलाइज होना, डेटा कहां पर सेंट्रलाइज हो रहा है, कौन सा एक नंबर ऐसा है जो बाकी सारे ग्रुप के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, शो कर सकता है ना, या जिसको हम कहें कि वो आइकॉन हो सकता है अपने, तो इन सब का आइकॉन कौन सा हो सकता है, 60 हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि ये इसको बिलोंग करता है और कभी कभी नहीं भी बिलोंग करता है, जैसे आप इस केस में देखिए, अगर 57 एग्जैक्ट हमने कहा होता, मान लीजिए मेरे मुंह से 57 निकल गया होता बाई द वे, तो हम यही कहते हैं कि भाई 57 है जो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब सारे नंबर इसी के आसपास हैं, है ना, हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर नंबर ऐसा हो कि जो बहुत दूर हो, लेकिन ज्यादातर नंबर इसी के आसपास हो, तो यही कहलाती है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक दिख रहा है भाई बच्चों, हेलो। यस सर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं छोटी छोटी चीजों की, कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या थे, मीन मीडियन मोड था, और कौन सा मीन हम निकाल लेते थे, कौन सा मीन हमें सीखना है, ये सारी चीजें। देखिए तीन चीजें हैं सेंट्रल टेंडेंसी में, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीजें, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें तीन चीजें होती हैं, क्या क्या, एक होता है मीन, इसी को हम एवरेज भी कहते हैं, इसके बाद होता है मीडियन, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है, मीडियन, और फिर तीसरी चीज होती है इसमें मोड। तो इस बार हम तीनों चीजों को पढ़ेंगे, मीन मीडियन मोड को पढ़ेंगे, ठीक।
तो मीन में पहला Yes. अनग्रुप्ड था जो आप लोग अब तक करते चले आए हैं हमेशा, जैसे अपने मार्क्स को ऐड करके डिवाइड करते हैं, वहां से एवरेज निकाल लेते हैं, है ना। तो वो अनग्रुप्ड डाटा का होता है। जैसे मैं कहूं कि आपको 5 नंबर हैं या 6 नंबर हैं, इनका मीन निकालना है, 8 7 3 13 5 0, कितने हो गए, 6 हो गए ना। अब इनका अगर हमको मीन निकालना है, अनग्रुप्ड है, कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही रैंडम हमने नंबर लिस्ट करके बना लिए। तो इसका मीन क्या होगा भाई, 8 + 7 + 3 + 13 + 5 + 0 और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं यहाँ पर, एन की 6. वैल्यू क्या है भाई। हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही। Yes, sir. सर 6 है। तो एन की वैल्यू 6 है, तो हम डिवाइड कर देंगे। ये होता है बेटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, बेसिकली इट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसी को इन्होंने थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में कह दिया, इन्होंने इसको एक्स बार कह दिया। ये अनग्रुप डाटा का है, बड़ा आसान है। जल्दी से टोटल कर लीजिए, 18 और 31 36/6 कितना आ गया, 6 आएगा. है ना, एक्स बार से। अच्छा देखिए, मजे की बात यह है कि इसमें जो एक्स बार है वो सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीन है, और वो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू इस सिस्टम में बिलोंग नहीं करे, इन ग्रुप्स ऑफ डाटा में वो नहीं है, लेकिन उसके आसपास के नंबर तो हैं कि नहीं, 7 है, 8 है ना। बोलिए भाई, Yes, sir. ये चीज आपको समझ में आ रही। तो Yes, ये sir. बड़ा आसान था। अच्छा, कभी कभी ऐसी चीजों के मीन निकालने को हमको आते हैं किसी में, कि जैसे कोई चीज रिपीट होती जाए, है ना। तो रिपीट होने के केस में क्या होगा, वहां पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। ऐसे केसेस में एवरेज या मीन कैसे निकालते थे, ये आपको बताता हूँ। एक छोटी सी टेबल लेके, कि जैसे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, है ना, और ये उनका अकरेंस है। आप देखो ऐसे, इसको मैंने कह दिया भाई एक्स आई, और इसको कह दिया एक्स आई। से घबराइएगा नहीं, I1 2 3 कुछ हो सकता है, कुछ आपके पास मान लीजिए एक 4 5 ऑब्जर्वेशन है इस तरीके से। जैसे मान लीजिए कहीं पर हमने देखा कि भाई कुछ नोट्स रखे हुए हैं, है ना, नोट रखे हुए हैं, कई तरह के नोट हैं, 200 रुपए के नोट हैं, 100 के हैं, 50 रुपए के नोट हैं, 10 के। तो अब देखिए, 200 रुपए के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं, 50 के हैं, 10 रुपए के नोट हैं, 5 के हैं। ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है, कहीं से ढेर है। ये भी अनग्रुप्ड है ना? नहीं, ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड है सारा। अभी ग्रुप Yes, मैंने sir. बताया नहीं, इसमें क्लास सर इंटरवल आता है। सर ये अनग्रुप ही सारा का बोला. सारा अभी जो बता रहा हूँ ये अनग्रुप्ड है, Yes, sir. ठीक है। जहां पर ग्रुप्ड होगा याद रखिएगा, वहां क्लास इंटरवल होंगे, जैसे 0 से 10, है ना, 2 to 4, 100 to 150, या 100 to 110, 110 to 120, इस तरह से। अब उसमें भी 9 दो बाई. तरह के क्लास इंटरवल होते हैं, वो आपको बताऊं, ठीक है। अभी पहले Yes, इसको sir. आप देख लीजिए, बस आज यही पढ़ा के इसको बंद कर दूंगा। कल हम लोग इस पे सुबह डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे इसके जो 2 3 मेथड्स हैं एवरेज के, मीन के, वो भी देखेंगे कौन से हैं, जिसमें बेसिकली हमारा एक है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। कल हम लोग ये लोग दो सीखेंगे, आज आपको केवल बेसिक बता दें। जैसे सपोज 200 रुपए के 4 नोट थे, 100 रुपीज वाले 5 थे, 50 के 6 नोट थे, 10 के 7 सर और स्टेप 5। डेविएशन नहीं पढ़ाएंगे? हेलो, क्या कह रहे हैं। सर स्टेप डेविएशन नहीं पढ़ाएंगे? नहीं है कोर्स में इस बार, हटा तो दिया गया है पढ़ाएंगे बेटा। नहीं। पढ़ाएंगे नहीं, समय होगा तो बाद में, सब पहले पूरा कर देंगे, तब लास्ट में देखेंगे जो जो चीजें आपकी होंगी एक्स्ट्रा वाली, ठीक है। स्टेप डेविएशन हटा दिया गया, ठीक। और उगाइव भी अभी नहीं बताएंगे, उगाइव आपको बाद में बताएंगे, उगाइव नहीं बताएंगे। अच्छा देखो, तो अब इसके लिए ऐसे केस में क्या करते हैं कि भाई हमें टोटल नहीं पता चल पाएगा कि भाई कितना है रुपया, है ना। जैसे 200 रुपए के 4 नोट, अगर हमें टोटल एवरेज वैल्यू निकालनी हो इस पर, तो क्या करेंगे, देखिए, अगर हमको एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रुपीज चाहिए टोटल। अब देखो 200 रुपए के 4 नोट हैं, इसका मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, क्या कर देंगे, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इनको इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको इससे। और यहाँ पर आप देखिए क्या है, ध्यान से, एफ आई एक्स से कितना हो जाएगा, 2 4 या 800, यहाँ 500 हो गया,
फिर 370 और 30, हमने कुछ सेटिंग ऐसी रखी है कि राउंड में आ जाए। फिर इसको जोड़ देंगे सारे, तो इसको कहते हैं समेशन FI/XI। ये टोटल वैल्यू हो गई पैसे की, रुपीज की कितनी वैल्यू हो गई, देखिए 13, 316 और 1700 रुपीज हो गए, है ना। ये कितने हो गए, 1700 रुपीज। और इसके बाद देखेंगे कितने नोट है। अगर आप इस तरह से देखिए तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा FI, इसको निकाल लेते हैं। ये कितना हुआ, 9, 15, 22 एंड 6, 28। तो अगर हम इस तरह से देखें तो x बार कितना आ जाता है, समेशन FI/XI, ये फार्मूला है अनग्रुप्ड का, अपॉन समेशन FI, ये आपकी 28, दैट विल गिव यू 1700 अपॉन 28। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, डेसिमल्स में आ जाएगा। तो इस तरह से जो अनग्रुप्ड डाटा होते हैं और जिसमें रिपीटिशन हो, है ना, जिनकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी हो कि कोई एक पर्टिकुलर डाटा, जैसे 200 रुपए के 4 नोट हो गए, 100 रुपए के 5 है, अब इसमें चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एवरेज वैल्यू आ जाएगी पर नोट की, कि भाई एक नोट की एवरेज वैल्यू कितनी आई। तो 60.71 है। अब जो भी आए वो तो आप डिवाइड कर दोगे तो पता चल जाएगा, है ना। एवरेज वैल्यू पर नोट कितनी है। यस सर। हालांकि एग्जाम्पल इस तरह से बहुत रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ले लिया है कि आप ये जान जाइए कि आखिर ऐसे भी निकलता है ना। ठीक है, तो कल हम लोग सुबह स्टार्ट करेंगे, पहला डायरेक्ट मेथड सीखेंगे। वहां पर आपको क्लास इंटरवल से रिलेटेड चीजें भी बताऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट क्लास इंटरवल या इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल नहीं जानते हैं, बस यहीं पर आज चर्चा खत्म कर रहा हूँ। बताइए भाई, जैसे मैं 2 क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कल इस पर ज्यादा डिबेट नहीं कर पाऊंगा, आपसे पढ़ाना रहेगा। जैसे 0 से 9, 10 to 19, 20 to 29, फिर 30 to 39, अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक ये क्लास इंटरवल है और एक दूसरा क्लास इंटरवल है, वो ये है 1 to 10, फिर इसके बाद 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। एक को कहते हैं एक्सक्लूसिव और एक को कहते हैं इंक्लूसिव। ये होता है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, इसको याद रखिएगा, ये बहुत काम की चीज है। और जो दूसरा है ये एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, ये कौन सा है, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। ज्यादातर हमारा काम इसी में होगा, इस तरह के अगर होंगे तो उनको चेंज करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम कहां आती है, इसलिए इंक्लूसिव क्यों कहते हैं, देखो ये दोनों वैल्यू इंक्लूड होती है। इस जब कभी भी इसमें हम देखते हैं तो 0 और 9 दोनों इंक्लूड होता है। जैसे अगर कहीं कोई ऑब्जर्वेशन 6 है तो इसी में आएगा, काउंट होगा। कोई ऑब्जर्वेशन है 9 हो तो भी यही आएगा। इसमें क्या है, 10 से लेकर। प्रॉब्लम कहां आती है, अगर कहीं पर 9.2 है मान लो, तो 9.2 को ना तो ये अपनी एंट्री देता है और ना ये अपने एंट्री देता है ना। इसीलिए इस तरह के जो क्लास इंटरवल हैं जो इंक्लूसिव हैं, जिसमें कि दोनों लिमिट, चाहे लोअर लिमिट हो अपर लिमिट हो, दोनों इंक्लूडेड होती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें गैप होता है। जैसे ये अपर लिमिट है एक क्लास की और ये लोअर लिमिट है, तो एक क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट के बीच में गैप होने लगता है, जैसे 9 और 10 के बीच में गैप। ठीक है, यहाँ क्या है आप देखो, ये दोनों सेम मिलेगा, आप देख रहे हैं, the upper limit of one class is equal to the lower limit of the succeeding class। ये दोनों टैली करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे 10 अगर कहीं आ रहा है 9.9 तक तो आ जाएगा, जैसे ही 10 होगा, 10 यहां ना होके इसमें आएगा, इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव कहते हैं। अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है, क्या होती है, अपर लिमिट एक्सक्लूसिव होती है। कल फिर इसको मैं रिपीट कर दूंगा, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत जरूरी चीज है। ठीक सर, इंक्लूसिव को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इंक्लूसिव को ज्यादातर क्वेश्चंस में चेंज करना पड़ता है। शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि मोड के केस में शायद ऐसा होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बाकी में देखना पड़ता है।
आपके एनसीईआरटी की बुक में भी कहीं लिखा है, मैं आपको बताऊं, मेरे ध्यान में आ रहा था, शायद मुझे याद आ रहा है, इसमें लिखा है कहीं, और अच्छी चीज लिखी है इन्होंने, बहुत ध्यान से, कहीं कहीं बहुत बढ़िया लिख दिया है, चीजों को बच्चों के लिए ही लिखा है। ये देखिए, लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं, मुझे ध्यान आ रहा है कभी पढ़ते समय मुझे सामने ये चीज आई थी, बहुत बढ़िया लिखा है। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, कि फॉर कैलकुलेटिंग मोड एंड मीडियन फॉर ग्रुप्ड डाटा, जैसे क्लास इंटरवल टाइप, इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द क्लास इंटरवल आर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझे, एक्सक्लूसिव हो, जो रेड, जो मैंने उधर ब्लैक कलर में लिखा है ना, रेड कलर से जिसके बगल में लिखा है, एक्सक्लूसिव होने चाहिए। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूअस बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला। सेम कंडीशंस आल्सो अप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ओगीव, है ना, ओजीव जो बनाते हैं, उसमें भी अभी आपको बताऊंगा बाद में। फर्दर इन केस ऑफ ओजीव्स द स्केल मे नॉट बी सेम इन बोथ द एक्सिस, वो तो अलग चीज है, ओजीव के लिए है, लेकिन क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बना लेना चाहिए। ठीक है, कल के डिस्कशन में यप। आपको यहीं से आगे ले चलूंगा। हम लोग कल डायरेक्ट मेथड सीखेंगे मीन फाइंड करने का, और एज्यूम मीन मेथड सीखेंगे, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक, नोट करिए, लीव कर जाइए, कल मिलेंगे सुबह में। थैंक यू सर। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन अपने आप लगा डालिएगा, मैंने काफी आपको हिंट दे दी है, अब आप कर सकते हैं।